friends, welcome to my YouTube channel Business and Accountancy ज्ञान। Hope you all are doing well। Students, हम इशू ऑफ डिबेंचर्स कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं लेकिन कैश के लिए नहीं हो रहे हैं। जनरली जब शेयर्स या डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है तो बदले में कंपनी क्या करती है, अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करती है, अपनी कैपिटल को मेंटेन करती है, तो उसके लिए डिबेंचर्स इशू होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी की जब इनिशियल स्टेज होती है और कंपनी के पास फंड्स जो है बहुत कम होते हैं, तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, कोई भी एसेट्स या कोई भी बिजनेस परचेज कर रही है वो, तो उस टाइम पे कैश ना देके शेयर्स या डिबेंचर्स भी दे देती है अपने वेंडर को। तो उसी को हम बोलते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स में हम ये कर चुके हैं और बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो हमने इशू ऑफ शेयर्स में किया था। वही 3 मेथड हैं। शेयर्स में डिस्काउंट पे हम इशू नहीं कर सकते थे, लेकिन डिबेंचर्स के केस में हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। बाकी प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले हम एसेट्स परचेज करने की एंट्री करेंगे, उसके बाद वेंडर को पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। वेंडर को पेमेंट करने के लिए कंपनी जो है कई बार सिर्फ डिबेंचर्स ही इशू करती है और कई बार कुछ अमाउंट बैंक के थ्रू दे देती है, कुछ अमाउंट के डिबेंचर्स इशू कर देती है और कुछ अमाउंट के लिए कई बार बिल्स पेबल भी लिख देती है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि हमें क्या गिवन है। तो हम तीनों ही मेथड देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट जनरल एंट्री होगी स्टूडेंट्स आपकी एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स हमारा रियल अकाउंट है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, एसेट्स हमारे पास आ रही है तो डेबिट हो जाएगी टू वेंडर। वेंडर जिससे हमने क्रेडिट पे परचेज किया है तो ये हमारा बन जाएगा क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो ये फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री हो जाएगी हमारी वेंडर को पेमेंट करने की। तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू। अगर हम सारे डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो सिर्फ डिबेंचर्स में डाल देंगे सारी पेमेंट। कई बार कंपनी क्या एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करती है, डिबेंचर्स भी दे रही है और साथ में चेक भी दे देती है, तो हम डाल देंगे बैंक। और कई बार क्या करती है, बिल्स पेबल भी लिख देती है, तो बीपी डाल देंगे यहाँ पे जितने का बीपी लिखा है। एग्जाम्पल कि 12 लाख की हमने एसेट्स परचेज करी है तो हमने वेंडर को कितने देने हैं, 12 लाख। 12 लाख से हमारा क्रेडिटर यहाँ पे बना था, अब क्रेडिटर को हम खत्म कर देंगे तो 12 लाख से उसको डेबिट कर देंगे। अब साथ में फॉर एग्जांपल कंपनी ने 6 लाख के डिबेंचर्स इशू कर दिए, 3 लाख का चेक दे दिया और 3 लाख के लिए बिल्स पेबल लिख दिया। तो इस तरह से कोई भी मेथड हो या मिक्स मेथड हो, आपको इस तरह से एंट्री कर दी है इसकी। अब हम एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट के तीनों केस देख लेते हैं कि उसकी जनरल एंट्री आपको किस तरीके से करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही हम क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट केस ले लेते हैं हम एट पार का। ये पार का केस ले लेते हैं हम कि पार के केस में हमें जनरल एंट्री कैसे करनी है। बिल्कुल सिंपल। पार का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारा शेयर 100 रुपीज़ का है और हमारा डिबेंचर 100 रुपीज़ का है और 100 में ही हम उसको इशू कर रहे हैं, तो 12 लाख के डिबेंचर्स ही हम यहाँ इशू कर देंगे। नरेशन में आप जरूर लिख के दिखाएंगे कि 12 लाख के डिबेंचर्स, 12 लाख अमाउंट है तो 12 लाख की अमाउंट के लिए आपको 12,000 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे एट द रेट 100 ईच। नेक्स्ट केस आ जाएगा आपका प्रीमियम। अब प्रीमियम में सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप कैसे निकालेंगे, ये आप वर्किंग नोट में डाल देना। हमें अमाउंट देनी है वेंडर को 12 लाख। हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल हमने डिबेंचर्स को 20% प्रीमियम पे इशू किया है। हमारा डिबेंचर्स की वैल्यू है 100 रुपीज़ और इसका 20% हो जाएगा 20, यानी कि हमारा डिबेंचर्स जो है पर डिबेंचर वैल्यू होगी 120। तो हमें 12 लाख के लिए डिबेंचर्स इशू करने हैं और एक डिबेंचर की वैल्यू 120 है। तो टोटल हम कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 डिबेंचर्स हम इशू करेंगे। तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस केस। अब हम एंट्री करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब 10,000 हमारे
हमारे डिबेंचर्स बने थे। तो डिबेंचर्स के जहाँ पे आपको एंट्री करनी है वहाँ पे हमेशा आपको नॉमिनल वैल्यू से करनी है। तो हमारे 10,000 डिबेंचर्स थे, एक डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट 10 लाख। अगर हमने प्रीमियम में इशू किया है और हमें 12 लाख की पेमेंट करनी है तो हम 10 लाख के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, वेंडर को हमने देने हैं 12 लाख। अब 10,000 डिबेंचर्स हैं और 20 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 लाख। 2 लाख का प्रीमियम हो जाएगा। तो टोटल पेमेंट हमने वेंडर को कर दी है 12 लाख की, लेकिन हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं सिर्फ 10,000 के, क्योंकि हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं और जब प्रीमियम पे हम इशू करते हैं तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो है वो कम इशू करने पड़ते हैं। 2 लाख हमारे प्रीमियम में चले जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं केस डिस्काउंट का। फॉर एग्जाम्पल 20% ही डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं। अगर 20% डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो पर डिबेंचर की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 - 20 यानी कि 80 रुपीज़। अब हमारा डिबेंचर्स 80 रुपीज़ का हो गया है। तो डिस्काउंट पे अगर हम इशू करें तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमारा लॉस है इसलिए डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। हमें वेंडर को देने हैं 12 लाख। सीधा सीधा वेंडर तो हमेशा 12 लाख से ही आप डेबिट कर दोगे। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम निकाल लेते हैं कि 12 लाख की अमाउंट के लिए 80 रुपीज़ का हमारा एक डिबेंचर है। तो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर जो है कितने बन जाएंगे, इसको कट कर देते हैं, ये बन जाएंगे हमारे 15,000। हमें 15,000 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं इसलिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल वैल्यू डालनी है आपको डिबेंचर्स में। डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़। 15,000 हमारे डिबेंचर्स हैं, तो 15,000 मल्टीप्लाई 100 15 लाख। 15 लाख हमारे आ जाएंगे डिबेंचर्स में। डिस्काउंट में 20 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 15,000 डिबेंचर्स हैं, 50,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई 20 ये आ जाएंगे 3 लाख। तो यहाँ पे कंपनी को 3 लाख का लॉस हो रहा है। डिबेंचर्स इशू करने पड़ रहे हैं 15 लाख के, लेकिन वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ हम 12 लाख की। तो 3 लाख हमारा लॉस हो रहा है क्योंकि हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो ये 3 मेथड थे स्टूडेंट्स डिबेंचर्स इशू करने के, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। अब बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है ये टॉपिक आपका, और इसमें से जर्नली क्वेश्चन आ जाता है 3 या 4 मार्क्स में। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद एक चीज़ और इसमें आपको ध्यान रखनी है कि कई बार जैसे यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट कोई भी एसेट्स मैंने लिख दिया, मशीन, फर्नीचर, जो भी कंपनी परचेज करती है उसका नाम डाल देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी पूरा बिजनेस परचेज कर लेती है और बिजनेस के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी दोनों होती है। तो उसकी और जनरल एंट्री देख लेते हैं। कई बार उसमें वेरिएशन आ जाता है कि अमाउंट मैच नहीं होती है, तो बैलेंसिंग फिगर को हमें कहाँ डालना है ये ध्यान रखना होता है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको उसकी जनरल एंट्री भी करवा देती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने बिजनेस परचेज किया है जिसके अंदर इंक्लूड है मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर्स। मशीनरी ले लेते हैं हम 5 लाख, फर्नीचर 2 लाख, स्टॉक 2 लाख और क्रेडिटर्स ले लेते हैं हम 3 लाख। और परचेज कंसिडरेशन कितने में हमने परचेज किया वो है आपका परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन ले लेते हैं हम 10 लाख। अब स्टूडेंट्स एंट्री कैसे करेंगे इसकी? सबसे पहले फर्स्ट एंट्री हमारी एसेट्स परचेज करने की होगी। तो एसेट्स में बहुत सारे आइटम इंक्लूड्स हैं, तो उनके नाम डाल देंगे हम। मशीनरी अकाउंट
डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टोव अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिट होते हैं। और परचेज कंसिडरेशन मतलब वेंडर से हमने कितने में खरीदा है, तो वेंडर का नाम दिया हुआ है तो वेंडर का नाम लिख देंगे, और अदरवाइज वेंडर भी लिख सकते हैं वेंडर अकाउंट। हमारी मशीनरी है 5 लाख की, फर्नीचर है 2 लाख का, स्टोव है 2 लाख का, क्रेडिटर्स हैं 3 लाख के, और परचेज कंसिडरेशन है 12 लाख का। अब ये हमारी एसेट साइड और ये हमारी लाइबिलिटी प्लस लाइबिलिटी साइड ही होगी। तो इसमें टोटल हमारा इक्वल होना चाहिए। तो 12 और 3 15, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 5 to 7 और 2 9। ये 9 लाख है और ये 15 लाख है, तो डिफरेंस आ रहा है 6 लाख का। इसका मतलब हमारे पास जो एसेट्स है वो तो 5 to 7 और 2 9 लाख की है, और लाइबिलिटी जो है वो 3 लाख की है। तो यहाँ पे हम 12 लाख क्यों पेमेंट कर रहे हैं 12 लाख की? तो इसका मतलब है कि जो बिजनेस है उसकी गुडविल ज़्यादा है, उसकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम 12 लाख पे कर रहे हैं। तो डिफरेंस जो है उसको हम गुडविल मान लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे गुडविल। बैलेंसिंग फिगर है ये, साथ में बैलेंसिंग फिगर जरूर मेंशन कर देना। तो डिफरेंस हमारा हो गया स्टूडेंट्स 6 लाख का। तो ये 6 लाख हम मान लेंगे कि हम गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि एसेट साइड ज़्यादा हो जाती है और लाइबिलिटी साइड कम हो जाती है। अगर ऐसा केस हो जाता है तो उसको हम मान लेते हैं कैपिटल रिजर्व। उसको आपने कैपिटल रिजर्व मान लेना है। लेकिन हमारे यहाँ पे गुडविल बैलेंस जो है वो एसेट साइड का कम था, तो इसलिए मैंने उसको गुडविल मान लिया। अगर लाइबिलिटी साइड का कम होता है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व मान लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट एंट्री हो बिल्कुल सेम ही होगी आपकी, वेंडर टू डिबेंचर। हमने देना है वेंडर को 12 लाख। अगर हमने एट पार इशू किया है तो डायरेक्ट 12 लाख से एंट्री हो जाएगी। प्रीमियम या डिस्काउंट का केस किया तो जैसे मैंने आपको भी प्रीमियम और डिस्काउंट का केस समझाया था वैसे ही आपको जनरल एंट्री करनी है। तो हमारा परचेज कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।